वेलकम टू लीगल वे वाईटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन स्टेट एक्टर्स को। ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का एक नहायत ही अहम टॉपिक है। अगर आपने इसका पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप इसका पहले जाके पहला लेक्चर देखें और उसके बाद आके ये लेक्चर देखें। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंटरनेशनल लॉ जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे रेगुलेट करता है और गवर्न करता है रिलेशनशिप्स सॉवरेन स्टेट्स के दरमियान, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान और इंडिविजुअल्स के दरमियान। और जो इंटरनेशनल का मेन सब्जेक्ट है वो है स्टेट्स। स्टेट्स के बाद इंटरनेशनल लॉ जिससे डील करता है वो है नॉन स्टेट एक्टर्स और इंडिविजुअल्स। और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उसमें आपकी आ जाती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस वगैरह। ये काइंड्स और ये टाइप्स जो हैं ये आपकी आती हैं नॉन स्टेट एक्टर्स में। अगर आपने लेक्चर 1 देखा है उसमें हमने इन काइंड्स को, इन टाइप्स को डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बाद यहाँ पे ये लिखा है कि जो कि पहले वक़्त में सिर्फ़ स्टेट्स जो हैं उनको इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट समझा जाता था। इंटरनेशनल लॉ के तहत स्टेट्स के राइट्स होते थे, ड्यूटीज़ होती थी। मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, नॉन स्टेट एक्टर्स भी जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे एक अहम किरदार अदा करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह नॉन स्टेट एक्टर्स के भी कुछ राइट्स और ड्यूटीज़ अंडर द इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं वो भी इंटरनेशनल लॉ का एक अहम सब्जेक्ट बन जाते हैं। और आज के दौर में नॉन स्टेट एक्टर्स इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे एक नहायत ही अहम किरदार अदा करते हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर असरअंदाज होते हैं। तो उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास नॉन स्टेट एक्टर्स की डेफिनेशन कि नॉन स्टेट एक्टर्स ना तो कोई स्टेट हैं और ना ही ये किसी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, बल्कि ये वो बॉडीज़ और वो एंटिटीज़ हैं जो अपनी ताकत के ज़रिए इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे चीज़ों पर असरअंदाज होते हैं। इसमें आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी आ जाती है और इंटरनेशनल रिलेशंस भी आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है मीनिंग कि नॉन स्टेट एक्टर्स का क्या मीनिंग है। अगर आप ये टर्म देखो इसमें आपको 3 वर्ड्स देखने को मिलेंगे। नॉन स्टेट एक्टर, नॉन का मतलब होता है नॉट और विदाउट, स्टेट का मतलब होता है सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी, एक्टर का मतलब होता है कोई भी एंटिटी या बॉडी या पार्टिसिपेंट। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी बॉडी या ऐसी एंटिटी जो कि सॉवरेनिटी होल्ड नहीं करती। और अगर हम इसको दूसरे अल्फाज में लें कि जो आपका स्टेट है उसके अलावा जो भी कोई बॉडी एग्जिस्ट करती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो आपकी होती है नॉन स्टेट एक्टर। जी देखिए, जो नॉन स्टेट एक्टर्स है ये इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट पर असरअंदाज होती हैं और इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। ये हम लेक्चर 1 में कवर कर चुके हैं, इसीलिए आज की वीडियो में हम इसको कवर नहीं करेंगे। ये सारा हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक जाके नहीं देखा तो वो आप लेक्चर जाके देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है जहाँ से हमने स्टार्ट करना है वो है नेगेटिव इम्पैक्ट्स, थ्रेट एंड चैलेंजेस क्रिएटेड बाय नॉन स्टेट एक्टर्स। कि नॉन स्टेट एक्टर्स की वजह से हमें किन-किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, इनका इंटरनेशनल लेवल पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो आज की वीडियो में हमने मेन जो अपना लेक्चर शुरू करना है वो यहाँ से शुरू करना है। इससे पहले हमने जो भी डिस्कस किया वो मैं लेक्चर 1 में भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज का लेक्चर जो हमारा मेन शुरू हो रहा है, जहाँ से हमने पढ़ना शुरू करना है, तो वो ये जगह है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो थ्रेट फेस करना पड़ता है नॉन स्टेट एक्टर्स की वजह से वो है चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी। कुछ वायलेंट ग्रुप्स जिनका मकसद होता है वायलेंस क्रिएट करना, किसी भी लॉ को ओबे ना करना और वायलेंस के जरिए अपने गोल्स को अचीव करना। तो उससे क्या होता है, जो आपका नेशनल पीस है वो खतरे में डाल जाता है। और इसी तरह कुछ ऐसी मूवमेंट्स फॉर्म हो जाती हैं स्टेट में जिसमें ऐसे लोग शामिल होते हैं जो रियासत के खिलाफ बगावत करते हैं। तो जब वो बगावत करते हैं, रियासत के खिलाफ एक्ट करते हैं, उससे भी क्या होता है, आपका जो नेशनल पीस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसको खतरा लाहक हो जाता है। मज़ीद ये कि जो आपकी वायलेंट ग्रुप्स होते हैं ये टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, ये दंगे फसाद करते हैं और किसी भी मुल्क को ये इनस्टेबल करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है, उस मुल्क को अंदर से ही खतरा लाहक हो जाता है। और ये खतरा लाहक किनसे होता है? ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स से जो कि लॉ को ओबे नहीं करते और वायलेंस क्रिएट करते हैं। इनकी आप एग्जांपल ले सकते हैं, आईएसआईएस है, अल-कायदा है
और लोकल मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि लोकली किसी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और इसके बाद है हमारे पास दूसरा पॉइंट, जो कि है वायलेंट एक्टर्स एंड टेररिज्म। अभी हमने काफ़ी हद तक यही चीज़ ऊपर डिस्कस की है कि जो वायलेंट एक्टर्स होते हैं, जिनका मकसद होता है वायलेंस क्रिएट करना, फियर क्रिएट करना, तो वो क्या करते हैं, इस वायलेंस के ज़रिए और फियर के ज़रिए किसी भी मुल्क को डिस्टेबलाइज करते हैं। और मज़ीद ये कि ये वायलेंट ग्रुप्स ही होते हैं जो कि वेपन्स की इलीगल ट्रेड करते हैं और इलीगली तौर पे वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पॉलिटिकल और रिलीजियस गोल्स को अचीव कर सकें। उसके अलावा ये वो ग्रुप्स होते हैं जो कि एक अहम थ्रेट हैं ग्लोबल लेवल पे भी और रीजनल लेवल पे भी। ये जब इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो ना ये सिर्फ रियासती कानून को अफेक्ट करते हैं, बल्कि ये अक्सर औकात इंटरनेशनल लेवल पे भी मेजर वायलेशंस करते हैं, जिससे क्या होता है पूरी दुनिया का अमन व अमान दांव पे लग जाता है। उसके बाद है हमारे पास तीसरा पॉइंट, एक्सप्लॉयटेशन बाय मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, एमएनसीज। जो भी बड़ी कंपनीज होती हैं अक्सर औकात वो क्या करती हैं, लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठा के उनसे कम पैसों में काम ले लेती हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई अनएम्प्लॉयड पर्सन है, वो मुसलसल कोई ना कोई जॉब ढूंढ रहा है या मुसलसल कोई ना कोई ऐसी लेबर ढूंढ रहा है जिसको वो करके अपने 2 वक़्त का खाना पूरा कर सके। अगर उसको कहीं भी जॉब नहीं मिलती, तो क्या होगा, ये कंपनीज़ आएँगी, उसको हायर करेंगी लो कॉस्ट पे, क्योंकि वो बंदा मजबूर है, कहीं भी कोई भी नौकरी नहीं मिल रही, तो ये जो कंपनीज़ हैं, उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठा के उनसे कम पैसों में काम ले लेती हैं। और इसके अलावा ये कंपनीज़ हैं, जो कि किसी हद तक हार्म करती हैं एनवायरनमेंट को, और ये जो है कंपनीज़ पुअर कंट्रीज़ में जाके टैक्सेस को अवॉइड कर लेती हैं, टैक्सेस से अपना बचाव कर लेती हैं। क्योंकि पुअर कंट्रीज़ में जो टैक्सेस होते हैं, वो उधर के लोगों के मुताबिक होते हैं, क्योंकि वो पुअर कंट्री है, वहाँ के लोग भी जो हैं वो पुअर होते हैं, तो उन पे जो टैक्सेस लगते हैं वो कम लगते हैं। तो ये जब कंपनीज़ वहाँ पे जाती हैं, वहाँ पे अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाती हैं, तो ये उन्हीं लोगों के मुकाबले में अपना टैक्स पे करती हैं, और वो टैक्स जो है वो काफ़ी हद तक कम होता है उनके अपने मुल्क के मुकाबले में, जहाँ पे उनका हेडक्वार्टर है या मेन ऑफिस है। और इनकी वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी प्रमोट होती है और ये डैमेज करती हैं लोकल इंडस्ट्रीज़ को। ये इस तरह होता है कि जब ये गरीब मुल्क में अपना कोई यूनिट लगाती हैं, वहाँ पे ये कम रेट में चीज़ें प्रोड्यूस कर लेती हैं। तो जो भी ये कंपनीज़ अपना प्रॉफ़िट जनरेट करती हैं, ये अपने मुल्क में ले जाती हैं। तो जहाँ पे इनका मेन हेडक्वार्टर होता है या मेन ऑफ़िस होता है। तो इस तरह जो पुअर कंट्री है या पुअर पीपल हैं, वो गरीब से गरीबतर होते रहते हैं, और जो अमीर है, वो अमीर से अमीरतर होते रहते हैं। और इस तरह आपकी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी प्रमोट होती है। और ये डैमेज करते हैं लोकल इंडस्ट्रीज़ को। जब भी ये किसी मुल्क में जाके अपना यूनिट लगाते हैं, ये बड़ी लो कॉस्ट में चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं और अपने ब्रांड का नाम यूज़ करके उन्हीं प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा कमाते हैं। और अक्सर औक़ात ये कंपनीज़ जिस मुल्क में अपना यूनिट लगाती हैं, वहाँ की स्टेट से कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं, अपने मामलात सेटल कर लेती हैं कि वो इनको टैक्स के मामले में छूट देंगे। जिसकी वजह से क्या होता है, इन कंपनीज़ को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम पड़ती है और उस प्रोडक्ट से ये अपने प्रॉफ़िट को मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। और मज़ीद ये कि इन कंपनीज़ को रिसोर्सेज़ का इतना इश्यू नहीं होता, इनके पास एडिक्वेट मनी होती है, और मज़ीद ये कि रिसोर्सेज़ एडिक्वेट होते हैं, जिसकी वजह से इनके सामने जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो काम नहीं कर पाती, और अक्सर औक़ात ऐसा होता है वो लोकल इंडस्ट्रीज़ वो बंद हो जाती है। उसके बाद है हमारे पास 4th पॉइंट, जो कि है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स। कभी-कभी इस तरह होता है कि जो एक रिलीजियस ग्रुप है वो क्रिटिसाइज़ करता है, तनकीद करता है या अटैक करता है किसी दूसरे रिलीजियस ग्रुप पे। उससे क्या होता है, लोगों के दरमियान नफ़रत फैलती है और लोग डिवाइड हो जाते हैं। और अक्सर औक़ात एक रिलीजियस ग्रुप जब किसी दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, तो उन दोनों के दरमियान ऐसी जंग शुरू हो जाती है जिसमें लोगों को कत्ल तक कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, आपकी सोसाइटी में केओस क्रिएट होता है, कम्युनल वायलेंस इंक्रीज़ होता है, और इवन कि पॉलिटिकल टेंशन भी राइज़ हो जाती है। उसके बाद है हमारा अगला पॉइंट, इन्वॉल्वमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अक्सर ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिल के क्राइम कमिट करती हैं, जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होता है और आर्म्स स्मगलिंग होता है। ये गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे के साथ डील कर लेते हैं कि वो इनको कुछ नहीं कहेगा, बदले में ये ऑर्गेनाइजेशंस उस
गवर्नमेंट ऑफिशियल को फेवर देते हैं, जिसकी वजह से ये नॉन स्टेट एक्टर्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये जो भी मामलात हैं, इससे होता क्या है, आपका जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो वीक होती है। उसके बाद है स्प्रेड ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन, कि जो मीडिया और ऑनलाइन ग्रुप्स हैं, कभी कभी ये झूठी खबरें फैलाते हैं और झूठा प्रोपोगंडा भी करते हैं, जिससे होता क्या है, लोगों के दरमियान कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, लोगों का मीडिया से एतमाद ख़त्म हो जाता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हर खबर की फिर वैलिडिटी क्वेश्चन होना शुरू हो जाती है। उसके बाद है हमारे पास अगला पॉइंट, कल्चरल एंड पॉलिटिकल प्रेशर। कभी कभी कुछ एनजीओज या फॉरेन मीडिया या कुछ ऐसे लोग जो कि ताकतवर हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी स्टेट के या किसी भी इलाके के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं, अपने आइडियाज़ को उन पे लागू करना शुरू कर देते हैं। तो इससे होता क्या है, लोकल सोसाइटी से उनका राइट ले लिया जाता है और ये लोकल सोसाइटीज़ वीक होने की वजह से कुछ कर भी नहीं पाती। उसके बाद है नॉन स्टेट एक्टर्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट, इनकी कंट्रीब्यूशन और ये किस तरह पॉजिटिव रोल प्ले कर रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे। सबसे पहले ये प्रमोट करती हैं पीस को और कॉरपोरेशन को। ये इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस ही हैं जो कि किसी हद तक पूरी दुनिया में पीस को मेंटेन करने का रोल प्ले करती हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पे एडीआर के ज़रिए प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती है, लड़ाई झगड़ों को हल करती हैं जो कोई भी मुल्कों के दरमियान या कौमों के दरमियान होते हैं। इसमें आप मिसाल ले लें, यूनाइटेड नेशंस है, रेड क्रॉस है। यूनाइटेड नेशन का एक अहम ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसने पूरी दुनिया में पीस को मेंटेन रखना है। और उसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसका मकसद है जो भी कोई मुल्कों के दरमियान झगड़े हों उनको हल करे। उसके बाद है दूसरे नंबर पे सपोर्ट ह्यूमन राइट्स। ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये सपोर्ट करते हैं ह्यूमन राइट्स को, कि हर इंसान को उसके ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए। ये एक्टर्स उनके लिए एडवोकेसी करते हैं। अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है, तो इन नॉन स्टेट एक्टर्स की कोशिश होती है कि उस नाइंसाफ़ी का अज़ाला किया जाए। ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो प्रमोट करते हैं इक्वालिटी को और फ्रीडम को। इसमें आप एग्जांपल ले लें, एमनेस्टी इंटरनेशनल है। उसके बाद है हमारे पास तीसरा पॉइंट, प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड। जब भी किसी मुल्क में जंग या कोई डिज़ास्टर या पेंडेमिक वगैरह आता है, तो ऐसी सूरत में ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कि सामने आते हैं और जो भी लोग इन जंगों से या इन डिज़ास्टर से या जो भी पेंडेमिक आया है उससे अफेक्ट हो रहे हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको एड फ्राहम करते हैं। जिससे क्या होता है, वो लोग अपना एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाते हैं, उनकी डिग्निटी अफेक्ट नहीं होती और वो लोग जिनकी ये एड करते हैं, उनके सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। इसमें आप एग्ज़ाम्पल ले लें, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमैनिटेरियन एड फ्राहम करती है। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ पॉइंट, जो कि है इनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ। नॉन स्टेट एक्टर्स में हमने एक अहम काइंड पर इसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ये जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, ये जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और इकोनॉमिक ग्रोथ में एक अहम किरदार अदा करती हैं। इसमें आप इन कंपनीज की मिसाल ले लें, एप्पल है, गूगल है, सैमसंग है, उसके अलावा अमेज़न है, ओरेकल है। इस तरह की बेतहाशा कंपनीज हैं जिनकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिकल ग्रोथ पॉसिबल हो सकी है। ये कंपनीज जो हैं, ये जॉब्स क्रिएट करती हैं, इनकी वजह से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ होती है। उसके बाद है हमारा पांचवा पॉइंट, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। जहाँ नॉन स्टेट एक्टर्स इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं जो कि ये काम करते हैं कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। जो भी पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसको कम किया जाए या उसको सिरे से ही ख़त्म किया जाए। ये लोगों के दरमियान अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, उनको बताते हैं कि अगर इन्वायरमेंटल चेंज को ना रोका गया, तो आने वाले वक़्त में इंसानों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इनकी आप मिसाल ले लें, इंटरनेशनल पे ये 2 अहम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें ग्रीन पीस है और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ है। उसके बाद इन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल लेवल पे एक और पॉजिटिव रोल है जो कि है स्प्रेड एजुकेशन एंड अवेयरनेस। जैसा कि हमने पढ़ा था कि मीडिया इंटरनेशनल लेवल पे एक अहम रोल प्ले करता है। तो ये जो मीडिया है, इनके थिंक टैंक्स हैं, ये क्या करते हैं, लोगों को इंटरनेशनल लेवल के इश्यूज़ जो हैं
उनके बारे में अवेयरनेस देते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों को बताते हैं उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। और मज़ीद ये कि ये एक्टर्स ही हैं जो कि बताते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में। उसके बाद है हमारे पास अगला पॉइंट जो कि है प्रमोट कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ के कल्चर और रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं जो पूरी दुनिया में पीस को प्रमोट करते हैं, रिस्पेक्ट को प्रमोट करते हैं, फ्रेंडशिप को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ तक थे हमारे पास नॉन स्टेट एक्टर्स के पॉजिटिव रोल। उसके बाद है हमारे पास व्यूज़ रिगार्डिंग नॉन स्टेट एक्टर्स। यहाँ पे हमारे पास दो व्यूज़ हैं, एक ट्रेडिशनल व्यू है और दूसरा मॉडर्न व्यू है। ट्रेडिशनल व्यू में आपको क्या देखने को मिलेगा कि इंटरनेशनल लॉ में सबसे पहले जिनको रिकॉग्निशन मिली वो स्टेट्स हैं, उनको एज अ सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज किया गया। और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उस वक़्त इनको एज अ ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज किया जाता था। मतलब कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनके इंटरनेशनल लॉ के तहत ना कोई राइट्स होते थे, ना कोई ड्यूटीज़ होती थी। और मज़ीद ये कि ना ये इंटरनेशनल लॉ को क्रिएट करते थे और ना ही उसको चेंज कर पाते थे। इसमें मेन चीज़ ये है कि जो आपके स्टेट्स हैं उनके पास ये पावर थी कि वो लॉ को क्रिएट कर सके और ये जो लॉ क्रिएट होगा वो बाइंडिंग होगा इन स्टेट्स पे। और उसके बाद आपका आया मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू में क्या हुआ कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनको भी इंटरनेशनल लॉ के तहत रिकॉग्निशन मिल गई। इनको भी एज अ सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज किया जाने लगा। इनको भी इनके राइट्स ड्यूटीज़ अंडर द इंटरनेशनल लॉ दे दी गई। इससे क्या हुआ कि जो आपके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये भी इंटरनेशनल लॉ का एक निहायत ही अहम सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद है हमारे पास कुछ थीरीज जिसमें हम रियलिस्ट, फंक्शनल और इंटरमीडिएट थ्योरी देखेंगे। रियलिस्ट थ्योरी कहती है कि जो स्टेट्स हैं यही सिर्फ इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट हैं और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये सिर्फ इंटरनेशनल लॉ का ऑब्जेक्ट है, ना कि कोई सब्जेक्ट। और ना ही इनके इंटरनेशनल लॉ के तहत कोई राइट्स हैं और ना ही इनके कोई ड्यूटीज़ हैं। उसके बाद आपकी फंक्शनल थ्योरी आई जिसको मॉडर्न थ्योरी भी बोला जाता है। इसमें क्या हुआ, जब भी नॉन स्टेट एक्टर कोई इंटरनेशनल लेवल पे अहम रोल प्ले करेगा तो उसे अंडर द इंटरनेशनल लॉ एज अ लीगल पर्सनैलिटी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। उसको इंटरनेशनल लॉ के तहत राइट्स भी दिए जाएंगे और उसकी कुछ ड्यूटीज़ भी होंगी जो कि उसने परफॉर्म करनी होंगी। ये जो आपका यूनाइटेड नेशंस है, रेड क्रॉस है, ये एज अ नॉन स्टेट एक्टर्स इंटरनेशनल लॉ का एक नहायत ही अहम सब्जेक्ट है। उसके बाद है हमारे पास तीसरी थ्योरी जो कि है इंटरमीडिएट थ्योरी या मिक्स्ड थ्योरी। ये नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है। इसमें क्या हुआ, स्टेट्स को प्राइमरी सब्जेक्ट के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया गया और जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको सेकेंडरी सब्जेक्ट्स के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया गया। इंटरनेशनल लेवल पे जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स को रिकॉग्निशन मिलेगी वो उनको उनके फंक्शंस की बुनियाद पे या उनकी नेचर की बुनियाद पे मिलेगी। उसके बाद है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स कि जो आपका स्टेट है और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनमें क्या फ़र्क है। सबसे पहला जो फ़र्क है वो है सॉवरेनिटी। जो आपके स्टेट्स होते हैं इनके पास फुल सॉवरेनिटी होती है। इनके पास अपनी पावर होती है, ये लोगों को और टेरिटरी को गवर्न कर सकते हैं। उस टेरिटरी में जो भी लोग रहते हैं उनके अफेयर्स को रेगुलेट कर सकते हैं बाय मेकिंग लॉ। जबकि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनके पास कोई सॉवरेनिटी नहीं होती, ये अपने अफेयर्स को गवर्न करते हैं अंडर द स्टेट लॉ। उसके बाद है दूसरा फ़र्क जो कि है टेरिटरी। ये जो आपके नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं इनके पास एक फिक्स्ड और डिफाइंड टेरिटरी होती है, जबकि ये जो आपके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनकी कोई फिक्स टेरिटरी नहीं होती। इनकी हो सकता है एक ब्रांच एक मुल्क में हो और दूसरी ब्रांच कोई दूसरे मुल्क में एग्जिस्ट करती हो और ये इस तरह पूरी दुनिया में अपना काम करते हों। तो क्या होता है, इनके पास कोई फिक्स टेरिटरी मौजूद नहीं है, जबकि जो आपके स्टेट्स हैं उनके पास एक फ़िक्स टेरिटरी मौजूद होती है। जबकि जो आपके स्टेट्स हैं उनके पास एक फ़िक्स टेरिटरी मौजूद होती है जिसमें वो स्टेट्स अपने सॉवरेनिटी के राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद है तीसरा फ़र्क जो कि है एक्सक्लूसिव पावर्स का। जो आपके स्टेट्स हैं ये करेंसी को इशू कर सकते हैं, टैक्स वगैरह लगा सकते हैं और कानून को बना भी सकते हैं और उसको एनफोर्स भी करवा सकते हैं। मगर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके पास ऐसी पावर्स नहीं होती। किसी हद तक वो लॉ मेकिंग भी कर सकते हैं, लॉ को एनफोर्स भी करवा सकते हैं।
जिसमें आप मिसाल ले सकते हो यूनाइटेड नेशंस है, वो किसी हद तक लॉ मेकिंग बॉडी भी है और लॉ को इन्फोर्स भी किसी हद तक करवाती है। मगर जिस तरह एक स्टेट के पास लॉ मेकिंग और लॉ एनफोर्सिंग की पावर होती है, उस तरह नॉन स्टेट एक्टर्स के पास ये पावर मौजूद नहीं होती। मज़ीद ये कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो स्टेट की पॉलिसीज़ होते हैं, जो लाज होते हैं, उनकी फेवर कर सकते हैं, उनको कंडेम कर सकते हैं, स्टेट को कह सकते हैं कि इस लॉ को इस तरह बनाया जाए, इस लॉ को इस तरह चेंज किया जाए। इस तरह ये नॉन स्टेट एक्टर्स स्टेट की पॉलिसीज़ पे, लॉ मेकिंग के प्रोसेस पे अपना असर क्रिएट करते हैं। उसके बाद है लीगल स्टेटस। ये जो स्टेट्स हैं इनको अंडर द इंटरनेशनल लॉ प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज किया गया है। इन स्टेट्स के प्रॉपर राइट्स हैं, प्रॉपर ड्यूटीज़ हैं। मगर ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनकी जो रिकॉग्निशन है वो लिमिटेड है। इनको लिमिटेड लीगल पर्सनैलिटी के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है, इनके फंक्शन को मद्देनज़र रखते हुए। उसके बाद है 5वां पॉइंट, जो कि है अकाउंटेबिलिटी। ये जो आपके स्टेट्स हैं इनको डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है इंटरनेशनल लॉ के तहत। मगर ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं इनको किसी मखसूस ट्रीटी के तहत रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। अगर वो नॉन स्टेट एक्टर्स किसी भी ट्रीटीज़ या लीगल इंस्ट्रूमेंट का सब्जेक्ट हों तभी उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। अदरवाइज अंडर द इंटरनेशनल लॉ उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। उसके बाद है 6वां पॉइंट, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। ये जो आपके स्टेट्स होते हैं ये एक स्टेबल और परमानेंट पॉलिटिकल एंटिटी होते हैं, जबकि नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं ये टेम्परेरी भी होते हैं और इशू बेस्ड भी होते हैं, यानी किसी मखसूस इशू के हवाले से ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। कुछ एनजीओज़ हैं जो कि किसी ख़ास मकसद के लिए फ़ॉर्म होती हैं। जब उनका वो मकसद फुलफ़िल हो जाता है, चीज़ें स्मूथली रन करना शुरू हो जाती हैं, तो वो एनजीओज़ क्या करती हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर देती हैं, क्योंकि उन एनजीओज़ की मज़ीद ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह उनकी जो एग्जिस्टेंस हुई वो टेम्परेरी हुई और इशू बेस्ड हुई। उसके बाद है हमारे पास 7वां पॉइंट, जो कि है डिसीजन मेकिंग पावर। जो स्टेट्स हैं वो आपकी एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे काम करते हैं। वो जो भी डिसीजन मेक करते हैं वो किसी हद तक इंटरनेशनल लेवल पे बाइंड होते हैं और नेशनल लेवल पे वो डिसीजंस लाजमन बाइंडिंग पावर रखते हैं। इनके मुकाबले में जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं वो इस डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं, अपनी एडवाइस के थ्रू, लॉबिंग के थ्रू और कॉरपोरेशन के थ्रू। और उसके बाद है हमारे पास 8वां पॉइंट, जो कि है ऑब्जेक्टिव। हर स्टेट का ये एम होता है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करे, स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, सिक्योरिटी को बहाल रखे, मेंटेन रखे। और स्टेट जो भी इकदामात लेता है वो इन्हीं चीज़ों के लिए लेता है। जबकि नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं इनका कोई स्पेसिफिक गोल होता है, जैसे ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना, ट्रेड के लिए काम करना, पीस के लिए काम करना या इन्वायरमेंट के लिए काम करना। यानी ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं किसी ख़ास मकसद के लिए भी फॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास कुछ एग्जांपल्स, जिसमें इंडिया है, यूएस है, फ्रांस है, जापान है, पाकिस्तान है। ये जितने भी आपको नाम बताए ये एज अ स्टेट के तौर पे एक्ट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस है, रेड क्रॉस है, ग्रीन पीस है और बहुत सी एमएनसीज़ है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे अपना रोल प्ले करती है और इंटरनेशनल रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करती है। ये आपके थे नॉन स्टेट एक्टर्स। और लास्ट में हमारे पास है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि स्टेट्स जो हैं इनको सबसे पहले अंडर द इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्निशन मिली। विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस आपके नॉन स्टेट एक्टर्स को भी अंडर द इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्निशन मिल गई। मगर जो इनको रिकॉग्निशन मिली वो उनके फंक्शन और नेचर की बेस पे मिली। मज़ीद ये कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये मदद करते हैं प्रमोट करने में पीस को, ह्यूमन राइट्स को, डेवलपमेंट को और ग्लोबल वेलफेयर को। हालांकि ये कुछ चैलेंजेस भी क्रिएट करते हैं जिसमें टेररिज्म है, एक्सप्लॉयटेशन है और मिस इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरह जो आपके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये इंटरनेशनल लेवल पे एक अहम रोल प्ले करते हैं। आल्दो ये नॉन सॉवरेन बॉडीज़ हैं, मगर ये इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं लॉ मेकिंग के प्रोसेस पे, पॉलिसीज़ पे और इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत से तरीक़ों से। तो यहाँ पे हमारा नॉन स्टेट एक्टर्स का टॉपिक ख़त्म होता है। आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।